गांधी की ताकत देख लीजिए कि गोडसे को मानने वाले को, अपने मेहमान को गोडसे से नहीं गांधी से ले जाकर के मिलवाना पड़ता है। ट्रंप गया था ना गांधी जी से मिलने के लिए, गोडसे से ले जाके काहे नहीं मिलवाया? ये विचार की ताकत होती है। अब अंग्रेजों से नहीं डरे तो सस्ता फोटोकॉपी वाले इन अंग्रेजों से डरेंगे क्या? हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, गोरों से लड़ाई लड़ी थी। बोलिए हम चोरों से लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। और वो लड़ाई लड़ी जाएगी जो नहीं लड़ी गई। बास ने एक बात लिखा है। बास एक बड़े मशहूर क्रांतिकारी कवि हुए पंजाब के। उन्होंने लिखा, हम लड़ेंगे उदास मौसम के खिलाफ लड़ेंगे। हम लड़ेंगे कि हम अब तक क्यों नहीं लड़े। हम तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी रहेगी, तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लोगों को लगता है कि सीएए का मसला है, महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, सीएए पे गोल गोल कर देंगे जिलेबी की तरह। उसके बाद जो है लोग वापस से अपने अपने घर को चले जाएंगे। याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई जब अपना राज बचाने के लिए एक बार घोड़े पर सवार हुई तो वो आजादी के आंदोलन का प्रतीक बन गई। और फिर एक लक्ष्मीबाई नहीं, इस देश में हजारों लाखों लक्ष्मीबाई बनकर के तैयार हो गई थी। जो महिलाएं अपने घर के दहलीज को पार किया है, 8 बजने वाला है, 8:15 घर से निकल करके तकरीर सुनने के लिए आई है। ये दहलीज को हमने बड़े भारी कदमों से पार किया है और एक बार जब कदम उठाया है तो अब कदम वापस नहीं करने वाले हैं। इस देश को बताना है कि अगर हम खाना बना सकते हैं तो देश भी बचा सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर चला सकते हैं तो देश भी बचा सकते हैं। अगर हम पंचर लगा सकते हैं तो देश को, जो आपने पंचर किया है, इस देश को हम बचा सकते हैं। अगर हम कालीन बुन सकते हैं, अगर हम मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला सकते हैं, जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देकर के इस देश को भी बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आप अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं और इस देश में अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती को तोड़ने के लिए तैयार है, आप अगर जनरल डायर बनने के लिए तैयार हैं तो शाहीन बाग भी जालियानवाला बाग बनने के लिए तैयार है। इस बात को याद रखिएगा कि आप अगर अंग्रेजों की चाल चलेंगे तो हम भी क्रांति की राह पर आगे बढ़ेंगे। ये आजादी हमको भीख में नहीं मिली है, हमारे पुरखों ने इसके लिए जान गंवाई है। ये आजादी अगर आप छीनने की कोशिश करेंगे, ये संविधान की ताकत को यदि आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो हम आजादी के नारे को बुलंद करके इस देश को बचाने का काम करेंगे। याद रखिएगा कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास। आपने टीवी को खरीदा है, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास बड़े बड़े हिंदी सिनेमा के हीरो और हीरोइन है ट्वीट करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास जो हमारा दिल है, हमारा ईमान है, जो आपकी दौलत के सामने बिकने वाला नहीं है और आपकी बंदूक के सामने डरने वाला नहीं है। ये याद रखिएगा कि इस देश को जब चुनना हुआ तो इस देश ने गांधी को चुना है। और गांधी का इतिहास ये है कि जब हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके मंदिरों में गाय का मांस और मस्जिदों में सूअर का मांस फेंक करके इस देश की आबादी को जब आपस में लड़ाई गई और जिनके जीव से कुर्सी पे बैठने के लिए लाल टपक रहा था, वो गिद्ध की तरह इंसानों की लाश के ऊपर मंडरा रहे थे। उन नेताओं ने
इस खूबसूरत देश को अपनी कुर्सी के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए बांटने का काम किया। ये देश एक बार बटा है, इस देश को हम दोबारा बटने नहीं देंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि इस देश के लोगों ने इस देश में गांधी को चुना है। और गांधी की ताकत देख लीजिए कि गोडसे को मारने वाले को, अपने मेहमान को गोडसे से नहीं गांधी से ले जाकर के मिलवाना पड़ता है। ट्रंप गया था ना गांधी जी से मिलने के लिए, गोडसे से ले जाके काहे नहीं मिलवाया? ये विचार की ताकत होती है। इस विचार की ताकत को हमको समझना चाहिए कि जब देश में बंटवारे की बात हुई और दंगा शुरू हुआ तो गांधी ईस्ट इंडिया चले गए। अकेला वो इंसान उपवास करके, भूख हड़ताल करके उन दंगों को रोक दिया नवाखाली में जाकर के। एक तरफ वेस्ट इंडिया में, पश्चिमी भारत में माउंटबेटन की पूरी फौज थी। वो फौज दंगे को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अकेला गांधी एक डंडा लेकर, आधा धोती पहनकर, आधा धोती लपेटकर ये गाकर कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, उन दंगों को रोक दिया। और आप ये देखिए कि आज भी जो ईस्ट भारत है, जो पूर्वी भारत है, उसके बॉर्डर पे आपको इतनी दुश्मनी नहीं देखने को मिलेगी जितना आपको पश्चिमी भारत के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। आप देख लीजिए कि आपको अगर नेपाल जाना हो, भूटान जाना हो, कल तक बांग्लादेश जाना हो तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आप पश्चिमी भारत के बॉर्डर को पार नहीं कर सकते हैं। ये ताकत होती है कि नफरत हमेशा समाज को जलाता है, मोहब्बत हमेशा समाज को आगे लेकर के जाता है। इसीलिए हमको नफरत के खिलाफ, नफरत से नहीं अपने मोहब्बत से लड़ने की जरूरत है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। हमको याद रखना चाहिए कि किसी को डरा करके उसका दिल नहीं जीता जा सकता है। किसी के खिलाफ नफरत फैला करके उसका दिल नहीं जीता जा सकता है। दिल जीतने के लिए डर और नफरत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। बात हमको याद रखना है। और हम जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं, हमको ये साजिश समझनी होगी कि बहुत बड़ा साजिश इस देश के भीतर रखा जा रहा है। साजिश ये है कि हमारे बच्चों के हाथ में ये पत्थर थमा देना चाहते हैं, रॉड थमा देना चाहते हैं, ये बंदूक थमा देना चाहते हैं और बड़ी चालाकी से अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। नेताजी का बेटा नेताजी बनेंगे, मंत्री जी का बेटा मंत्री जी बनेंगे, लेकिन जूता सिलने वाले बेटे को और इस देश में मजदूरी करने वाले के बाल बच्चों को, इस देश के जो गरीब लोग हैं उनको आपस में लड़ा करके इधर से या उधर से ये लोगों को दंगाई बनाना चाहते हैं। इस साजिश को हमको समझना होगा। हमको समझना होगा कि कितनी चालाकी से हमारे हक से हमको अलग कर दिया जाता है। हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए हम सवाल न पूछ सके, इसलिए हमको गुमराह कर दिया जाता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ जब देश के किसान मर रहे हो और देश के जवान सीमाओं पे शहीद हो रहे हो, जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो ये लाजिम है कि जिसने बेचा अपना ईमान वो दिल्ली में बैठ करके करेगा हिंदू और मुसलमान। और इसी हिंदू और मुसलमान की बहस को आगे बढ़ाने के लिए ये एनपीआर और एनआरसी लाया गया है और ये सीएए लाया गया है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर हिंदुओं को कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए लाया गया है और मुसलमानों को कह रहे हैं कि नहीं, ये आपके लिए नहीं लाया गया है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये उनके लिए लाया गया है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार नागरिक को चुनेगी। नागरिक सरकार चुनते हैं ना, ये सरकार नागरिकों को चुनना चाहती है। और किनको चुनेंगे? ये उन्हीं को चुनेंगे ना। तो यस बॉस करते हो, जो सोचते हो उनको तो नहीं चुनेंगे ये।
क्योंकि जो सोचेंगे वो सवाल करेंगे और इनको सवाल पूछना पसंद नहीं है। जो इस देश में सवाल पूछने वाले लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करके उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। डॉक्टर कबीर से लेकर के तमाम लोगों को आज जेलों में बंद करके रख दिया गया है। जो लोग सच बोलते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके, और बड़ों को तो छोड़ दीजिए, ये आजकल बच्चों के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा करने लगे हैं। एक जमाना था कि लोग गाना गाते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्हें हो करके। एक जमाना यह है कि इंसाफ की बात करने वाले बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है। ऐसे हालात देख करके तो यही याद आता है, इस दौर के अंदाज निराले दिखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले दिखे। जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों के लिए चापलूसी की, वो आज उन लोगों से सबूत मांग रहे हैं जिनके पुरखों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। इसीलिए ये गंभीर लड़ाई है। इस गंभीर लड़ाई में हमको ये समझना पड़ेगा कि एनपीआर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों को परेशान करके उनसे उनकी संपत्ति छीनने का एक साजिश है। ये हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, और सिर्फ समझना ही नहीं पड़ेगा, हमको भी यह बात लोगों को जाकर के समझानी पड़ेगी। आप आदिवासियों से जाकर के बात कीजिए। हमारा एक आदिवासी दोस्त हमको मध्य प्रदेश से फोन किया, बोला कि एनआरसी के खिलाफ तुम लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है। हमने कहा कि तुम्हारे यहाँ क्या चर्चा है? बोला हमारे यहाँ भाजपा का लोग आए और बोला कि एनआरसी होगा। तो हम उसको बोले कैसा करो ना, सबसे पहले शेड्यूल्ड एरिया में एनआरसी करा दो, और जितना नॉन शेड्यूल्ड लोग है उसको हमारे एरिया से जरा खाली करवा दो। तो भाजपा बोला कि नहीं नहीं, ये देश तो सबका है ना, जो जहां चाहे वहां रह सकता है। तो बोला यही नियम जो है तुम बाकी लोगों के ऊपर क्यों नहीं लागू करना चाहते हो? असल एनआरसी है क्या? असल एनपीआर है क्या? कागज मांग करके आपको आपकी नागरिकता साबित करने में उलझा दिया जाएगा, और कागज की गलतियों की वजह से जब आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो आपका जल, जंगल, जमीन, घर द्वार, संपत्ति ये छीनने की साजिश रची जा रही है। और ये साजिश मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए सीएए ला करके हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। नाम हो मुसलमान का और निशाना इस देश के सभी गरीब लोगों को बनाया जा रहा है। इसीलिए इस लड़ाई को हम तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा, और हमने ये कोशिश की है कि यह लड़ाई इकट्ठा होकर के लड़ा जाए। हम आपसे भी अपील करते हैं कि एक डेलीगेशन आप बिहार की, झारखंड की सरकार से मिलिए, जैसे हमारा डेलीगेशन बिहार की सरकार से मिला। आप झारखंड की सरकार से डेलीगेशन मिलिए, और हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि ये आदिवासी बहुल इलाका है। अगर आप झारखंड जैसे राज्य में एनपीआर एनआरसी करेंगे तो सबसे बड़ा भुगतान जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको उठाना पड़ेगा, जब वो अपने पुरखों का कागज नहीं दे पाएंगे। इस साजिश के तहत उनका जंगल, उनका जमीन छीनने की तैयारी की जा रही है। यह बात हम तमाम लोगों को समझनी चाहिए। जैसे बिहार के लोगों ने यह बात समझी कि बिहार में अगर एनपीआर होगा और एनआरसी होगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों और मजदूरों को उठाना पड़ेगा। उसी तरीके से झारखंड के भी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हमारा आप तमाम लोगों से यह अपील है कि ये वक्त है कि हम सब लोग मिल करके एक दूसरे से बात करें, बड़ी से बड़ी आबादी में यह बात पहुंचाने की कोशिश करें कि ये लड़ाई जब सबकी है तो सब मिल करके लड़ेंगे और एनपीआर को वापस करेंगे, एनआरसी को वापस करेंगे, सीए को वापस करवाएंगे। और इस कंफ्यूजन में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पहले एनआरसी आएगा कि एनपीआर। कोई कंफ्यूजन है क्या? तो पहले क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, हम लोग आने ही नहीं देंगे। हमारा कहना यह है कि एनपीआर वो बांस है जिससे एनआरसी की बांसुरी तैयार करके ये सीएए नाम के बिल से हिंदू मुसलमान का धुन बजाना चाहते हैं।
हम लोगों को इनसे एनपीआर का बांस ही छीन लेना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी। हमको एनपीआर नहीं होने देना है। और एनपीआर के खिलाफ आप अपने राज्य सरकार से बात कीजिए कि राज्य सरकार इस पर रेजोल्यूशन पास करे। और अगर राज्य सरकार रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, जैसे बिहार में सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया है, तो हम लोग बिहार में ये कॉल ले रहे हैं कि हम पंचायतों से एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराएंगे। अपने अपने पंचायतों से एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराइए। फिर भी अगर सरकार नहीं मानेगी और इसको इस बात का गुमान है कि ये देश इनका बपौती है, तो इनको याद दिलाना पड़ेगा ये देश जितना प्रधानमंत्री का है उतना ही जूता सिलने वाले का भी है, ये याद रखना। ये देश जितना हेलीकॉप्टर वाले का है उतना ही साइकिल वाले का भी है, इस बात को याद रखना। ये देश जितना महल वाले का है उतना ही झोपड़ी वाले का भी है, इस बात को याद रखना। और ये अधिकार हमको इस देश का संविधान देता है और इस अधिकार को बचाने के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे। जैसे गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सिविल नाफरमानी की थी, उसी तरीके से हम इन आज के अंग्रेजों के खिलाफ और इनके बनाए कानून के खिलाफ, सीए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ सिविल नाफरमानी करेंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बात और बता देते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपके देश का संविधान, इस देश का कानून आपको इस बात का अधिकार देता है कि आप किस सवाल का जवाब देना चाहते हैं और किस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने घरों के बाहर लिखेंगे, या तो सरकार एनपीआर, एनआरसी, सीए को वापस ले, और अगर एनपीआर, एनआरसी और सीए को सरकार वापस नहीं लेगी, तो हम अपने घर के बाहर लिखेंगे कि ओ एनपीआर, कल आना, साथ में 15 लाख लेके आना, वरना मत आना। ये अपने घर के बाहर लिखेंगे। आप सब इसके लिए तैयार हैं? बस एक आखिरी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये एक बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में हमको जोश से ज्यादा होश की जरूरत है। हमको इस बात को समझना है कि तमाम चीजें जब हमारे खिलाफ है तो अपने सब्र से ही हमको इस आंदोलन को जीतना पड़ेगा। अपनी शांति और एकता से ही हमको इस आंदोलन को जीतना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वो बार बार कोशिश करेंगे भड़काने का और उलझाने का। हमको ना भड़कना है, ना उलझना है, ना भटकना है। अपने मुद्दे पर टिके रहना है, अपने मुद्दे को टिका करके बात करते रहना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाए। हमको ना चुप रहना है, ना हिंसक होना है। इस बात को हमको याद रखना है, क्योंकि ये लड़ाई जब इस देश की एकता को बचाने की लड़ाई है, तो इस लड़ाई को हमको इस रूप में लड़ना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई। इस तरीके से हमको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर मिलकर के हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी। यह बात मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। और इस एकता से ये लड़ाई हम जीतेंगे, संविधान भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे, और हमारा जो बच्चा है उस बच्चों के भविष्य को भी बचाएंगे, उस पीढ़ी को भी बचाएंगे। ये संकल्प आज हमको तमाम लोगों को लेने के लिए जरूरत है। तो आप सब लोग इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? अगर आप सब लोग तैयार हैं तो याद रखिएगा, सरकार कहती है कि पीछे नहीं हटेंगे। पीछे तो क्या, पूरा का पूरा आपको हटा करके दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।